1985, 86, 87 तक हम कहेंगे कि दुनिया जो थी बाइपोलर थी। यूएस और रशिया बड़ी बड़ी पावर्स थी और पूरी दुनिया बेसिकली इन दो खेमों में बटा था, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। ये सब 1989 में ख़त्म हो गया सडनली सोवियत रशिया के कोलैप्स के साथ में। अभी तक बाइपोलर वर्ल्ड था, ये यूनिपोलर हो गया। यूएस वाज द ओनली रीनिंग वर्ल्ड पावर वी कैन से। मिस्टर मिल्टन फ्रीडमैन हुआ करते थे यूएस में। उन्होंने कहा कि बिजनेसेस जो है ना, इनके ये सब नहीं होने चाहिए ऑब्जेक्टिव कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एनवायरनमेंट बचाना है, सोशल ऑब्लिगेशन है। बस वो टैक्स दे रहे हैं और कंट्री का रूल फॉलो कर रहे हैं, तो प्रॉफिट शुड बी देयर सोल मोटिव। एक मूवी आई थी वॉल स्ट्रीट 1987 में, उसमें जो हीरो है माइकल डगलस, वो कहता भी है कि ग्रीड इज गुड। Greed, for lack of a better word, is good. The world has become flat. The world is without walls. ये सब का सब ग्लोबलाइजेशन का ही देन था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि स्ट्रॉन्गर कंट्री वांट्स देयर प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड विदाउट एनी टैरिफ और अदर हिंड्रेंसेस। इन सब के लिए जरूरी था कि वर्ल्ड को फ्लैट किया जाए, विच मीन्स कि टैरिफ वैरिफ कम से कम किए जाएं, अगर बिल्कुल ना हटें। आज क्या हो रहा है कि चाइना उभर के आगे आ गया है, रशिया भी थोड़ा पावरफुल हो गया है, जापान, इंडिया भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, ब्राज़ील भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। एक तरफ ये कंट्री बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि यूएस ऐसा लगता है उसने अपनी विलिंगनेस खो दी है ग्लोबल लीडर बनने की। ट्रम्प फेवरेबल हो सकते हैं इंडिया के लिए। ही इज़ वेरी यूएस सेंटर्ड, ही वांट्स टू सी यूएस एवरीवेयर। और पर्सनली तो लगता है कि मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पॉलिसीज़ में कैसे रहेंगे नहीं, इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इंडिया के बारे में एक कहीं ना कहीं पे एक परसेप्शन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन रहा है कि वी मिस्ड द मैन्युफैक्चरिंग बस। तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग तो हर समय की रिक्वायरमेंट है। कोई बस ये तो लिखने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है। अब देखते हैं इंडिया विल कंटिन्यू टू टेक इंडिपेंडेंट स्टैंड जैसा ले रहा है पिछले 3-4 सालों में। आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया पिछले 3-4 क्या 10 सालों से जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है। किसी भी बड़ी पावर को लेना भी चाहिए। क्या चाइना ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उभर के आया है पिछले 30-40 साल में? ये जो चाइना इतना बड़ा बना है, इट वाज विद फुल सपोर्ट ऑफ यूएस। आपको जान के हैरानी होगी कि एप्पल के थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स वो चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज, जो चाइना को कुछ भी आइडिया नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ पर सालों साल रुके हैं, उनको हैंड होल्ड किया है कैसे बनाना है। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो अगर आप जानना चाहें तो वो हिस्ट्री की बात करते हैं कि कैसे ये सब हुआ कैसे है। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट किया, जिसके तहत न्यू इमर्जिंग इकोनॉमीज और न्यू ग्रोथ पॉकेट्स दुनिया भर में उभर कर सामने आए हैं। चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज का पिछले 30-40 सालों में प्रोमिनेंट बनकर उभरना इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में एक टैरिफ वॉर को शुरू किया, जिससे इस प्रोसेस को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। I will impose whatever tariffs are required, 100%, 200%, 1000%. ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्लोबलाइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है और दुनिया में कोल्ड वॉर का एक नया दौर शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी से एक बार फिर से वापस आ रहे हैं और ट्रेड एनालिस्ट को इस बात की चिंता है कि वे ग्लोबल ट्रेड को आगे कैसे प्रभावित करेंगे। We will hire American, buy American, build American, grow American, and show the whole world that the American dream is back. ये निश्चित तौर पर एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इसके डिफरेंट डायमेंशंस को समझने के लिए आज हम बात करते हैं अजय श्रीवास्तव से, जो कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्स के फाउंडर हैं। अजय श्रीवास्तव से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इमर्जिंग ट्रेड इक्वेशंस में भारत के सामने क्या ऑप्शंस हैं। अजय जी, हम ट्रम्प का क्या इम्पैक्ट होने वाला है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस पे, इनका जो सेकंड टेन्योर अभी शुरू होगा जनवरी से, उस पर बात करें। उसके पहले मैं आपसे बिल्कुल संक्षिप्त में यह समझना चाहूँगा कि ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव रहा है, स्पेशली पिछले 50-60 सालों में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और ख़ास तौर से सोवियत यूनियन के डिक्लाइन के बाद। क्योंकि मानना है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ओपन हो गई उसके बाद, एक बहुत बड़ा कम से कम 10 कंट्रीज ऐसी थी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के तौर पर बहुत ही प्रोमिनेंटली उभर के सामने आई और उनका अपना से हुआ कहीं ना कहीं। कैसे आप देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को?
तो धन्यवाद ऋतिक जी मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। तो समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर हम ऐसे बात करें तो 1985, 86, 87 तक हम कहेंगे कि दुनिया जो थी बाइपोलर थी। यूएस और रशिया बड़ी बड़ी पावर्स थी और पूरी दुनिया बेसिकली इन दो खेमों में बटा था, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। आधे कंट्री इधर थे, आधे उधर थे। कुछ बीच में इंडिया जैसे थे जो नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे। ये सब 1989 में ख़त्म हो गया सडनली, सोवियत रशिया के कोलैप्स के साथ में। उसके बाद में दुनिया बदली और अभी तक बाइपोलर वर्ल्ड था, ये यूनिपोलर हो गया। यूएस वाज द ओनली रीनिंग वर्ल्ड पावर वी कैन से। रशिया ख़त्म हो गया, चाइना उस समय तक कहीं भी था नहीं पिक्चर में, छोटे छोटे सब कंट्री थे। और यूएस ने ये रोल निभाया, वो मिलिट्री में सबसे आगे थे, ट्रेड में सबसे आगे थे, टेक्नोलॉजी सारी वहाँ से आ रही थी, तो दे वर द रीनिंग सुपर पावर। तो 1990 से आप सोचो कि 2010 तक मोटा मोटा दुनिया जो थी यूनिपोलर थी। 2010 के आसपास फिर से थोड़ा चेंज शुरू हुआ है। आज क्या हो रहा है कि चाइना उभर के आगे आ गया है, रशिया भी थोड़ा पावरफुल हो गया है, जापान, इंडिया भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, ब्राज़ील भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। एक तरफ ये कंट्री बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि यूएस ऐसा लगता है उसने अपनी विलिंगनेस खो दी है ग्लोबल लीडर बनने की। तो वो मिलिट्रीली सबसे स्ट्रांग है अभी भी, बट इकोनॉमिकली वो चाइना के ऑलमोस्ट बराबर हैं या नीचे ऊपर थोड़ा बहुत हैं। तो दुनिया ना यूनिपोलर है ना बाईपोलर है, आज की दुनिया मल्टीपोलर हो गई है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं। हाँ, तो ये जो है अब आगे कहाँ जाने वाला है, इसे आपने ट्रम्प के लिए पूछा है। उस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं बस एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज ट्रेंड जो स्ट्रांग हुआ या इस तरह का जो ब्लॉक्स आया, ब्रिक्स जैसे ये इमर्ज करके आया, स्पेशली अराउंड द टर्न ऑफ द सेंचुरी, द वर्ल्ड हैज़ बिकम फ्लैट, द वर्ल्ड इज़ विदाउट वॉल्स, और ये सारी की सारी बड़ी रोमांटिक थ्योरी बीच में बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। ये सब का सब ग्लोबलाइजेशन का ही देन था। हाँ, इसके अंडर करंट में स्ट्रॉन्ग करंट ग्लोबलाइजेशन का ही था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि स्ट्रॉन्गर कंट्री wants their products to be sold across the world without any tariff or other hindrances। इन सब के लिए जरूरी था कि वर्ल्ड को फ्लैट किया जाए, विच मीन्स कि टैरिफ वैरिफ कम से कम किए जाएं, अगर बिल्कुल ना हटें कम से कम किए से दुनिया में प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं और सर्विसेज बिना किसी प्रॉब्लम्स के इधर से उधर जाएं। और कॉन्फिडेंस ये था कि बड़े कंट्रीज़ को कि बनाते हो सब कुछ हम ही हैं, टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं, बड़े प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो हमारा ही चलेगा आगे। लेकिन इन सब चक्करों में क्या हुआ कि जो बोलते हैं ना सेरेंडिपिटी या लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ, अलग देश जो कभी सोचा नहीं था वो बड़े हो गए। चाइना एकदम से बड़ा हो गया। बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहा था कि क्या चाइना ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हुई है, उभर के आया है पिछले 30-40 साल में। ये जो चाइना इतना बड़ा बना है, ये चाइना के तो अपना काम था ही, लेकिन इट वाज विद फुल सपोर्ट ऑफ यूएस। आपको जान के हैरानी होगी कि एप्पल के थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स वो चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज, जो चाइना को कुछ भी आइडिया नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ पर सालों साल रुके हैं, उनको हैंड होल्ड किया है कैसे बनाना है। उस तरह से चाइना ने नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हर चीज़ में हुआ है। उसकी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो अगर आप जानना चाहें तो वो हिस्ट्री की बात करते हैं कि कैसे ये सब हुआ कैसे है। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक पूरा जो था ट्रेड यूरोपियन पावर्स के हाथ में था। इंग्लैंड, डच, पोर्तुगीज़, फ्रेंच, ये लोग जाते थे, कॉलोनीज़ को कवर करते थे, उनको विजय करते थे और अल्टीमेटली उनका यूज़ क्या करते थे, उनको शासन करते थे, बट उनका यूज़ था कि कॉलोनीज़ का सब बिजनेस डिस्ट्रॉय करके उनको रॉ मटेरियल के सोर्स बना दिया जाए। रॉ मटेरियल, नया नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, रॉ मटेरियल बह के आए इंग्लैंड में या फ्रांस में या पुर्तगाल में, और वहाँ उसका प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट वापस जाए यहाँ पर पूरी दुनिया में जाए, इंक्लूडिंग कॉलोनीज में जाए। ये बिजनेस मॉडल 16वीं शताब्दी से आप सोचो ये चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, थोड़ा बहुत चेंज के साथ में ये चलता रहा। लेकिन इस मॉडल को सस्टेन करने के लिए बड़े पैसे चाहिए थे, उनकी हमेशा लड़ाइयाँ एक दूसरे से करनी पड़ती थी। ये तो कॉलोनीज़ के अंदर से लड़ाई कर रहे हैं या फ्रेंच एंड ब्रिटिश लड़ रहे हैं, फ्रेंच और पुर्तगीज़ लड़ रहे हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और विक्टोरियस निकले अमेरिका और इंग्लैंड, इन्होंने कहा तो देखो सारी इंडस्ट्री हमारे पास में आ गई है, बाकी दुनिया रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, अब वॉर बहुत एक्सपेंसिव है ये सब करने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, तो हमें कुछ नया तरीका खोजते हैं।
तो एक बैकग्राउंड में कहिए कि गैट बनाया गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये शांतिपूर्ण तरीका था उनका ट्रेड बढ़ाने। उनको लगा कि हमारे पास सब कुछ है, बाकी लोग खरीदेंगे, जी तो हम एक नियम बनाते हैं, सबको फॉलो करना है। 47 में गैट बनाया गया, 23 मेंबर्स थे, इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। और 2 रूल मोटे मोटे थे उनके कि कोई भी देश जो टैरिफ लगाएगा वो पहले हमको कमिट करेगा, इसके ऊपर नहीं बढ़ाएगा, आर्बिट्रेट नहीं करेगा, सर्टेनिटी होगी, इतना आप लगा सकते हैं। अब हमको लिख के देंगे कि कपड़े में टैरिफ 20% लगाना है, तो आप 25 नहीं कर सकते हैं, 20 का 5 कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। ओके दूसरा, आपके यहाँ आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रेफरेंस नहीं दोगे इंपोर्ट के ऊपर। एक बार आपके बॉर्डर में आ गया तो दोनों चीज़ों आपको बराबर रूल लगाने पड़ेंगे उसमें। केवल 2 रूल से बनाया गया। जितना आगे गैट में डिस्कशन होते थे उसमें ये लोग पूरी दुनिया पे जो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते थे। ये लोग आपस में ही यूएसए, जापान मिलके जो है टैरिफ कट से एग्री कर लेते थे और अपना कर डालते थे। फिर सडनली जो मैसिव चेंज हुआ, और जो चेंज मैं बताने जा रहा हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो जो ऑफशोरिंग हुआ कि यूएस की इंडस्ट्री सारी चाइना शिफ्ट हुई, या फ्री ट्रेड हुआ, या ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये चेंज वहाँ से शुरू हुआ। 1947 में ट्रेड होता था, लेकिन ट्रेड 1.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी था। 60 बिलियन टोटल ट्रेड था। आज हमारा इंडिया का 700 बिलियन है। अच्छा, 1970 में जो ट्रेड था 1.5 से बढ़ के करीब 3.9% हो गया ग्लोबल जीडीपी का, जी है ना। तो ट्रेड बढ़ा, लेकिन बहुत जोर से नहीं बढ़ा। आज ट्रेड 30% है ग्लोबल जीडीपी का। तो 70 से और आज तक हुआ क्या? एक सिंगल इंसिडेंट पे अगर हम फोकस करें तो एक मिस्टर मिल्टन फ्रीडमैन हुआ करते थे यूएस में, प्रोफेसर थे वो यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा कि बिजनेसेस जो है ना, इनके ये सब नहीं होने चाहिए ऑब्जेक्टिव कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एनवायरनमेंट बचाना है, सोशल ऑब्लिगेशन है, ये सब नहीं। बिजनेस का केवल एक होना चाहिए कि प्रॉफिट बढ़ाना है इनको। बस वो टैक्स दे रहे हैं और कंट्री का रूल फॉलो कर रहे हैं, तो प्रॉफिट शुड बी देयर सोल मोटिव। और ये बढ़ाने के लिए अब बड़े बिजनेस को बहुत मजा आया ये बात सुन के, तो वो तो सारे ऑब्लिगेशन जॉब अब उनके यहाँ से हटने वाले थे, तो उनको बहुत मजा आया। फिर अल्टीमेटली यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत पैसे इकट्ठा किए गए, सारे बिजनेसेस ने पैसे दिए, और ये डिसाइड किया गया कि पूरे यूएस के एकेडमिया से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से जितनी पीएचडी होंगी, सब यही आइडिया प्रमोट करेंगे। वो आइडिया कि प्रॉफिट इज गुड, बिजनेसेस को और कोई ऑब्लिगेशन डालना है। तो पूरे यूएस में मैसिवली ये आइडियोलॉजी एक्सेप्टेड हो गई, पॉलिटिकली भी एक्सेप्टेड हो गई है। उसमें डोनाल्ड रीगन का था कि गवर्नमेंट बड़ी हो रही है, खराब है सारा का सारा। इवन पॉपुलर कल्चर में आ गया। एक मूवी आई थी वॉल स्ट्रीट 1987 में, उसमें जो हीरो है माइकल डगलस, वो कहता भी है कि ग्रीड इज गुड। Greed, for lack of a better word, is good. मतलब उसके मुंह से कहलवा दिया इन्होंने। Greed is right. Greed works. तो इसका असर क्या हुआ? जब ये सब हो गया तो उन्होंने कहा यूएस में तो डेवलप्ड कंट्री है, वो जो डेली वेजेस बढ़ रही हैं, तो हम तो अब यहाँ कपड़ा बनाएंगे, केमिकल बनाएंगे, जूते बनाएंगे, खिलौने बनाएंगे, तो महंगे पड़ेंगे, तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। अब तो प्रॉफिट तो सबसे गॉड है, आज की दुनिया में एक्सेप्टेड फैक्ट है। तो उन्होंने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं, चाइना चलते हैं। तो फिर चाइना से वो बात जोर से, पहले चले उसमें जोर से शुरू हुई, और अगले 10 सालों में यूएस ने अपनी सारी लो एंड मीडियम एंड इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग की चाइना शिफ्ट कर दी। तो आइडिया ये था कि चाइना को तो कुछ आता नहीं है, हमारे लोग जाएंगे, लेबर उनका यूज़ करेंगे, और प्रॉफिट तो सारा हमारा है। ये हो गया 10 साल में। समझ लिए कि ये 80 से शुरू हुआ था दौर ये, और 93-94 तक मैसिव ऑफशोरिंग हो गई यूएस बिजनेस की। अब यूएस की देखा देखी उनके जो साथ के देश थे, जापान या ताइवान या जो यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न पावर्स, सब ने चाइना में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। चाइना ने डेंग जियाओपिंग जैसे स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई, SEZs बनाए, ये सारी चीज़ें बनाई, वेलकमिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और उनको बोला लेबर को हायर फायर जो आपको करना करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप बनाओ आराम से, मिनिमम टैक्स देंगे, बहुत सारी इंडस्ट्री में टैक्स नहीं है, सब माफ़ कर देंगे आपको। तो चाइना ने वेलकमिंग एटीट्यूड किया, और दे वांटेड टू यूज़ द चाइनीज़ लेबर। और ये भी सोचा कि चलो स्टील चाइना में बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं, कि हम अपना देश तो साफ रखते हैं, सारा पॉल्यूशन इनके यहाँ करते हैं, और हम तो प्रॉफिट के मजे लेंगे। ओके। अब इन्होंने सोचा था कि चाइना डेवलप होगा, बड़ी खुशी की बात है।
तो यूएस पूल में आ जाएगा, क्योंकि पहले तो वो था, मैंने बताया ना, बाइपोलर वर्ल्ड था कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड से हटके कैपिटलिस्ट बन जाएगा चाइना। वो तो हुआ नहीं, चाइना रिमेन चाइना, उसकी अपनी वो हुई, तो यूएस को फिर धक्का लगा उसमें। अच्छा, तो इसमें एक और इनफैक्ट मैं एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि इस तरह का हिस्टोरिकल अकाउंट आपको मिल जाएगा कि जब चाइना ने डिसाइड किया था कि वो WTO को ज्वाइन करेगा, तो अमेरिका में बड़ी खुशी मनाई गई थी। हाँ हाँ, कि एक वो जो परिवर्तन वो जो चाह रहे हैं चाइना में, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल ऋतु जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चाइना जो था 1985 या कहिए अर्ली 90 से एक्टिव कोशिश कर रहा था WTO में घुसने के लिए, लेकिन कंट्रीज मना कर रहे थे, क्योंकि चाइना की पॉलिसी सारी ऑब्सक्योर हैं, सारी ओपेक पॉलिसीज हैं, वो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, सब्सिडी देते हैं, डंपिंग करते हैं, सबको पता था। लेकिन यूएस ने कहा नहीं 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 नहीं, यूएस ने उनको सपोर्ट किया। यूएस ने उनसे प्राइस वसूला कि हमारी इन प्रोडक्ट की एंट्री लो, इस प्रोडक्ट में टैरिफ कम करो, और चाइना को की एंट्री WTO में फैसिलिटेट की उन्होंने। तो यूएस अगर नहीं चाहता तो चाइना की एंट्री कभी हो नहीं सकती थी। तो जब चाइना में ऑफशोरिंग हो गई तो प्रॉफिट यूएस का बढ़ने लगेंगे, और प्रॉफिट के लिए था कि चीज़ें हमारी होंगी, बनेंगी चाइना में, लेकिन खरीदेगी दुनिया। लेकिन दुनिया कैसे खरीदेगी, क्योंकि हर एक का यहाँ टैरिफ है, इंडिया ऐसे कंट्री से बहुत टैरिफ है, पूरी दुनिया में टैरिफ थे उसमें। तो जो मैंने कहा कि पहले जो गैट नेगोशिएशन होते थे उसमें डेवलपिंग कंट्री या गरीब कंट्री से प्रेशर नहीं था टैरिफ कम करने का। अब उनको लगा कि चाइना ही बन रहा है, इंडिया लेगा कैसे, यहाँ तो 100% टैरिफ है। तो फिर WTO में हुआ कि नहीं, हर कंट्री इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्री विल रिड्यूस देयर टैरिफ्स। तो मैसिव प्रेशर शुरू हुआ। तो उस हिसाब से हमारा जो एवरेज टैरिफ था 100% से अधिक था 91 में, फिर धीरे धीरे घट के 50 हुआ, फिर आज तो 17% एवरेज टैरिफ है। तो ये यूएस की थिंकिंग थी कि चाइना में हमारी कंपनीज बनाएं, उनका माल पूरी दुनिया में बिके, और उसके लिए पूरी दुनिया में टैरिफ कम होने चाहिए। लेकिन अब यूएस चाहता था, ये प्लान तो ये था, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था कि बहुत सारे कंट्रीज फ्री ट्रेड की वजह से गेन हो गए। जब टैरिफ कम हो गए तो हर कंट्री में जो इंपोर्ट होते थे वो सस्ते हो गए, तो इंपोर्ट यूज़ करके हमने चीज़ें बनानी शुरू कर दी। इंडिया का ट्रेड बढ़ा, चाइना तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ही बन गया, बहुत सारे कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज गेन हो गए। तो दिस वाज द अनएक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। प्लान नहीं हुआ था ये अनएक्सपेक्टेड आउटकम था। प्लान था कि हम वेस्टर्न पावर्स, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो है, ये लोग केवल यूज़र हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर हैं। लेकिन जब फ्री ट्रेड के प्रेशर की वजह से टैरिफ कम हुए, बैरियर्स कम हुए, तो एवरीबडी कुड सी द बेनिफिट एंड दे बेनिफिटेड, और सबका ट्रेड बढ़ा, सबके लोग पॉवर्टी के ऊपर आए। I think, I mean, there was this specific belief in the US administration that China will fall in line ultimately. कुछ इस तरह का ये होगा कि हम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही चाइना उसी, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं। और शायद 2008 के आसपास जब वो फाइनेंशियल मेल्टडाउन शुरू हुआ, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने शायद फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर जिसको कहते हैं वो क्रिएट कर दिया है, क्योंकि वेस्ट में चीज़ें कोलैप्स कर रही थी, और यहाँ चाइना की सारी कंपनीज जो थी, जो मेगा जो इंटरप्राइजेज हैं, उनकी गवर्नमेंट कंट्रोल, वो बिल्कुल दूसरे स्केल पे चली गई थी। और शायद एंटी चाइना सेंटिमेंट की शुरुआत वहाँ से हुई, जो कि ट्रम्प के फर्स्ट टेन्योर में आपको नज़र आता है कि उन्होंने टैरिफ शुरू कर दिया। दो बातें हैं, एक तो चाइना जो बना रहा है 100 रुपये का बना रहा है, वो 20 रुपये का ही बेच सकता है। उनके यहाँ एक फैक्ट्री के पास में बनाने का जिम्मा है और दूसरे इंस्टीट्यूशन से बेचने का जिम्मा है। दोनों चीज़ें मैच करें ना करें कुछ पता नहीं। जैसे कि सोलर पैनल्स हैं, अब लोग कहते हैं कि चाइना जो सोलर पैनल्स बना रहा है, पूरी दुनिया में बेच रहा है, उसमें 35 to 65% तक सब्सिडी इन्वॉल्व है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करती है, और जो रिकॉर्डो थ्योरी है, जो हम लोग कहते हैं ना, इफ़ यू आर कॉम्पिटिटिव, लेट फ्री ट्रेड बी देयर, जो कॉम्पिटिटिव हो रहेगा बाकी लोग बंद हो जाएंगे। ये फ्री ट्रेड नहीं है। फ्री ट्रेड का मतलब है कि आप इंसेंटिव नहीं दे सकते हैं, WTO रूल्स अलाउ नहीं कर सब चीज़ें, लेकिन चाइना तो दे रहा है। लेकिन चाइना की वजह से जो ट्रेड डिस्टॉर्ट हुआ, अब सारे कंट्री कोशिश कर रहे हैं। यूएस भी देखिए, उनका इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, वो भी सब्सिडी $300 बिलियन, $370 बिलियन की उन्होंने अप्रूव की है। यूरोपियन यूनियन ने अपना जो $1 ट्रिलियन का फंड रखा है ग्रीनिंग ऑफ यूरोप के लिए। तो सारे कंट्री चाइना मॉडल धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। एक बार रूल्स अगर ब्रेक कोई कर रहा है तो सबको ब्रेक कर, सब लोग ब्रेक करेंगे, नहीं तो फिर ट्रेड खत्म हो जाएगा। आपके इस थ्योरी को सब्सक्राइब करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टेन्योर में
एक बड़ा सीवियर ब्लो दिया था पूरे ग्लोबलाइजेशन को, प्रोसेस को, वो ये टैरिफ्स को बढ़ा के, और चाइना के खिलाफ ऑलमोस्ट उन्होंने एक कोल्ड वॉर शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने किया था काफ़ी। और उसको बिडेन ने भी फॉलो किया। हाँ, तो इनफैक्ट मैं तो ये कहूँ जो ट्रम्प ने पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, आज वो यूएस की पॉलिसी बन चुकी हैं, और ट्रम्प के बाद में बाइडेन ने न केवल फॉलो किया, उनको एक्सपैंड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रम्प के समय इंडस्ट्रियल गुड्स पर रिस्ट्रिक्शन थे, स्टील, एल्युमिनियम और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर। बाइडेन ने आकर उसमें सेमीकंडक्टर्स में ऐसे-ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि न केवल यूएस कंपनीज़ नहीं बेचेंगी चाइना को, बल्कि यूएस के जो एलीज़ हैं, जापान, कोरिया, ताइवान, वो भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है सेमीकंडक्टर की चाइना को नहीं बेच सकते हैं। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई यूएस कंपनीज़, क्योंकि उनके मेजर जो बायर था वो चाइना थे काफ़ी चीज़ों को। बट तो मिस्टर बाइडेन ने ना केवल ट्रम्प की पॉलिसीज़ पूरी फॉलो की, बल्कि उनको और अधिक मजबूत बनाया। तो मैं कहूँगा जो मिस्टर ट्रम्प ने कहा, जब फर्स्ट टर्म में लोग कह रहे थे कि ये वन ऑफ है, यूएस प्रेसिडेंट से अलग है, लेकिन आज ये जो वो कह रहे हैं वो यूएस की पॉलिसी बन चुकी है, इट्स ए कंटिन्यूएशन। तो मुझे लगता है ट्रम्प 2 के बाद में और कोई भी आएगा, किसी पार्टी से आएगा, तो द पॉलिसी में कंटिन्यू। ट्रेड कम्युनिटी में एक मेजर कंसर्न है, नाउ दैट ही हैज बीन री-इलेक्टेड, देयर इज अ मेजर कंसर्न कि ये इस पूरे जो डिवीजन है जो हम देख रहे हैं, और जैसे अब ग्लोबलाइजेशन को लोग अब मशरूबलाइजेशन का नाम लोगों ने शुरू कर दिया, ये इतना स्लो हो गया है, तो ये माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दें इसको। और अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हाल फिलहाल में, जैसे नियर शोरिंग एक नया टर्म आ गया है, और मैक्सिको यूएस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है, ये चाइना नहीं रहा। तो आने वाले सालों में किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड करेंगी, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको हेडलाइन बताता हूँ। अभी वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी 4 दिन पहले वो लिखा है कि अमेरिकन्स ऑर्डर्ड फॉर डोनाल्ड ट्रम्प, द वर्ल्ड विल फुट द बिल। क्या इसका मतलब आप निकालेंगे अगर ट्रेड टर्म्स में, अगर आप उसको ये करें तो? देखिए, तो फर्स्ट टर्म में क्या हुआ है, तो अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए चाइना के ऊपर, और चाइना ने भी लगा दिया था। फिर चाइना ने आधे प्रोडक्ट्स पे लगाया, क्योंकि यूएस का जो इंपोर्ट है चाइना से वो 4 गुना है यूएस के एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। तो यूएस का बहुत मैसिव ट्रेड डेफिसिट है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि यूएस कितना भी टैरिफ लगा दे, उसमें से आधे से अधिक प्रोडक्ट यूएस के यहाँ कभी भी बन नहीं सकते हैं, क्योंकि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, टॉयज़ हैं, इन सब में लेबर चाहिए आपको। लेबर बहुत महंगा है यूएस में, इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, तो नेचुरल लेबर पर आवर कॉस्ट चाइना से 5 to 10 टाइम्स महंगी है। तो यूएस में ये सब चीज़ें कभी भी बन नहीं सकती हैं। तो रिपोर्ट्स हैं, ओपन मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि यूएस हैज़ नॉट बेनिफिटेड, यूएस इकोनॉमी हैज़ नॉट बेनिफिटेड बाय हायर टैरिफ ऑन चाइना और अदर कंट्रीज। एट द सेम टाइम अभी जो मिस्टर बाइडेन के समय हुआ, ट्रम्प के समय शुरू हुआ था और अभी फॉलो हुआ और फिर से होगा, तो चाइना इज़ नॉट द ओनली वन। ट्रम्प जो है ट्रेड को अजीब तरह से देखते हैं, अपने उनका पर्सनल लेंस है। तो वो कहते हैं बायलैटरल डेफिसिट, अगर इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट हमको कर रहा, हम अगर इंडिया को कम कर रहे हैं तो डेफिसिट है, दैट मीन्स इंडिया कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि इंडिया का टैरिफ हाई है, दैट हैज़ टू बी फिक्स्ड, दैट हैज़ टू बी फिक्स्ड। तो इंडिया को अपने टैरिफ कम करने पड़ेंगे। और जबकि उनको मालूम नहीं, हम लोग जो डेफिसिट है, जैसे अब इंडिया का बात कर लिए सऊदी अरेबिया से, हम वहाँ से ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, बिकॉज हमारी एनर्जी नीड्स हैं उसमें, तो हमारा परमानेंट डेफिसिट रहेगा ही उनसे। प्लस यूएस इज़ ए कंज्यूमर कंट्री, वो 20% वर्ल्ड का जो जीडीपी वो जनरेट करते हैं और 40% कंज्यूम करते हैं वो, तो वो दे आर अ कंज्यूमर कंट्री। उनका मैक्सिमम देशों के साथ में उनका जो है ट्रेड डेफिसिट है। बट मिस्टर ट्रम्प कहते हैं कि नहीं, अगर ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि आपके यहाँ टैरिफ ज़्यादा हैं, अगर टैरिफ ज़्यादा नहीं है तो आप हमारे माल को रोकते हो, नॉन टैरिफ बैरियर्स आपने लगा रखे हैं या दूसरे बैरियर्स लगा रखे हैं, तो मैं भी आपके प्रोडक्ट पे टैरिफ बढ़ाऊंगा, नॉन टैरिफ बैरियर लगाऊंगा। एक तो ये उनका कहना है। दूसरा उनका कहना है कि भाई आप लोग चाइना से ये सोर्सिंग करते हैं, अब चाइना बंद करो। तो एक सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करते हैं वो, कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है क्वाड, तो इसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया उससे मेंबर हैं। तो उसमें ये है कि हमको तरीके ढूंढने हैं कि कैसे हम जो सप्लाई चेन में चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करें। तो ये सब काम हो रहे हैं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि चाइना ने
30-40 साल में बनाया है अपने आप को, जब तक आप उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं करते हैं, केवल बातों से या टैरिफ से, इन सब चीज़ों से नहीं कम किया जा सकता है। And number two, you will have to compel your companies to really pull themselves out from ये to a certain extent ये हो सकता है, लेकिन ये मतलब ये उतने बड़े स्केल पर इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो ऋत्विक देखो, ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, मैं इस पे बात करना चाह रहा था। तो यूएस कहता है चाइना से डिपेंडेंस कम करो, पूरी दुनिया से कह रहा है, हमसे भी कह रहा है, लेकिन जब हम कम करने की कोशिश करते हैं तो यूएस को पसंद नहीं आता है। तो एग्जाम्पल देता हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर कहा कि हम लैपटॉप जो है उसमें, अभी हमारे अधिकतर लैपटॉप चाइना से आते हैं, तो हम चाहते हैं कि कंपनीज हमारे यहाँ बनाएं, तो हम लैपटॉप का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करेंगे। जो चाइना में लैपटॉप बनते हैं वो दुनिया का 85% बनता है। आप सोचो कि कोविड जैसी महामारी अगर दोबारा आ जाए और लैपटॉप की सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ जाए और दुनिया में लैपटॉप की सप्लाई बंद हो जाए, नॉट बिकॉज ऑफ वॉर बट बिकॉज ऑफ कोविड लाइक पेंडेमिक, तो कितना हाहाकार मच जाएगा। तो दुनिया के हित में है कि लैपटॉप का प्रोडक्शन एक से अधिक जगह हो, चाइना प्लस 1 2 3 4 जगह हो। इंडिया ने कोशिश की, लेकिन यूएस ने स्नब किया। चाइना ने स्नब नहीं किया हमको, यूएस ने स्नब किया, क्योंकि यूएस की कंपनीज लाइक एप्पल, एसर और भी 2-3 कंपनीज जो हैं वो चाइना में बनाती हैं। एसर शायद ताइवानी से, बट एप्पल है, डेल चाइना में बनाती है। तो यूएस ने इंडिया से कहा कि नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन लगाना ठीक नहीं, ट्रेड रूल्स के अगेंस्ट में है। तो यूएस एक तरफ तो बात कर रहा है कि चाइना से मुक्ति चाहिए, और जब उनकी कंपनी का प्रॉफिट $1 भी कम होता है तो वो फिर पॉलिसी बदल जाती है उनकी। तो थोड़ा तो रिकंसाइल करना पड़ेगा अगर वो करना है। तो अभी बहुत सारी बातें रेटरिक मोड में हैं, शायद मीडिया कंजम्पशन के लिए कही जाती हैं, लेकिन जब ब्रास टैक्स में आते हैं तो स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। Now that he has made a comeback and a huge comeback in fact, अगले 4-5 साल में आप कैसे ये देख रहे हैं? मतलब आप देख रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेड में और ज़्यादा डिसरप्शन आ सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वो कई चीज़ों को बायलैटरल ट्रेड के पैरामीटर पर वो जज करते हैं और वैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। जैसे ऋत्विक, तुमने देखा होगा कि वो पिछले 4-5 महीनों में, 4-5 सालों में वो इंडिया को बोलते हैं टैरिफ किंग है, टैरिफ एब्यूज़र है, बिगेस्ट एब्यूज़र ऑफ द टैरिफ है। लेकिन जब वो एग्जाम्पल देते हैं ना, तो वो हाईएस्ट टैरिफ की बात करते हैं। हार्ली डेविडसन पर 100% टैरिफ है, वो बाद में हमने 50 कर दिया था। या हमारा जो वाइन है इंडिया में 150% लगता है, हम भी बढ़ा देंगे अपने यहाँ। तो हाईएस्ट टैरिफ जो होते हैं किसी भी कंट्री के, इंडिया का एवरेज टैरिफ 17% है केवल। हाईएस्ट टैरिफ हर कंट्री के हायर साइड में होते हैं फॉर वेरियस रीजन। यूएस के जो हाईएस्ट टैरिफ हैं वो इंडिया से मच हायर हैं जी, जापान के मच हायर हैं, कोरिया के मच हायर हैं। तो वी हैव टू टॉक अबाउट एवरेज टैरिफ, लेकिन एवरेज टैरिफ 17% डजंट मेक अ बिग नॉइज, तो ट्रम्प विल नॉट टॉक अबाउट दिस। सेकंड पॉइंट, हमारे अगर टैरिफ हाई हैं, ठीक है, हम कहते हैं हमारे टैरिफ हाई हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, बट हमारे टैरिफ जो है वी आर आंसरेबल टू WTO, वी डोंट वायलेट इन WTO रूल्स। हमने जो WTO कमिटमेंट किया है कि हमारे टैरिफ एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर नहीं जाएंगे, तो वी डोंट टेक इट। बट यूएस जो हमसे कहता है कि हमारे टैरिफ हाई हैं, यूएस इज द वायलेटर ऑफ WTO कमिटमेंट्स। यूएस ने जैसे कहा कि उनका एवरेज टैरिफ जो WTO कमिट किया वो 3% है, 3 से 4% है, बट वो जो स्टील पर लगाते हैं 25%, 40%, कुछ भी लगाते हैं वो, तो दे आर वायलेटिंग ऑफ द WTO रूल्स। वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, WTO किसी एक्सेप्शनल क्लॉज हैं, बट दे आर वायलेटिव, प्लेन वायलेटिव। तो वो पावरफुल पोजीशन में हैं, कुछ भी कह रहे हैं, नोबडी इज देयर टू कॉन्ट्राडिक्ट, बट ट्रेड रूल्स जो है देयर, ही इज टोटली वायलेटिंग ट्रेड रूल्स। ये WTO का अभी भी रेलेवेंस है और अभी भी वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को या ग्लोबल ट्रेड को एक डायरेक्शन दे रहा हो। क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल में WTO में काम, WTO के साथ में निगोशिएट या काम करने का, तो मैं बताता हूँ जो जनरल बातें ये हो रही हैं कि WTO वीक हो गया, बात ठीक है, लेकिन मैं एक दूसरा एंगल से देखना चाहता हूँ। आज भी जो दुनिया में ट्रेड हो रहा है, जो WTO में कमिटमेंट्स हैं कंट्रीज के टैरिफ के बारे में, नॉन टैरिफ के बारे में, दुनिया का 80% ट्रेड जो है WTO रूल्स फॉलो करता है। ओके, यूएस इज वायलेटिंग नाउ इन स्ट्रीम्स, बिट्स एंड स्ट्रीम्स ओनली, बट दुनिया का 80% ट्रेड जो WTO के MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ हैं और WTO बाकी रूल्स फॉलो कर रहा है। अब वीक की बात है तो यूएस को लग रहा है कि अगर WTO रूल्स पूरी तरह फॉलो करेंगे तो फिर ये टैरिफ बढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि उन्होंने कमिट किया है 3%, 4%, अब करना चाहते हैं 50%, तो रूल वायलेट होगा। तो उससे अच्छा जो बॉडी है उसको आप थोड़ा वीक करें। तो
WTO ने जो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल है WTO का, उसको ट्रंप ने उसके जजेस का अपॉइंटमेंट में बाधा डालते हैं वो, तो इस सबसे WTO की फंक्शनिंग वीक हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कंसेप्चुअली स्ट्रक्चरली वर्ल्ड ट्रेड आज भी 80% WTO रूल से हो रहा है। जो 20% मैं छोड़ रहा हूँ वो इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वो भी WTO रूल्स हैं, लेकिन वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में प्रेफरेंसेस अलग हैं, उनके थ्रू हो रहा है, बट दे आल्सो ब्रॉडली फॉलो WTO रूल्स। चाइना कंफर्टेबल है WTO से आज की तारीख में, अगर हम आज का करंट इक्वेशन देखें तो? चाइना वांट्स अ स्ट्रॉन्ग WTO। चाइना ने सबसे ज़्यादा WTO का यूज़ किया है। चाइना जब से WTO घुसा है तब से चाइना का ट्रेड बहुत मैसिवली बढ़ा है, और चाइना, ऐसा लोग कहते हैं कि चाइना केप्ट ऑन वायलेटिंग WTO रूल्स विदाउट टेलिंग। कोई उनको पकड़ नहीं पाता है, उनका सारा कम्युनिकेशन मैंडरिन में होता है, तो आपको पकड़ने के लिए भी काफ़ी सब कुछ वेबसाइट में होता नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा डिसेप्टिव एटीट्यूड भी रखा है। बट ऑन द फेस ऑफ इट दे से वी आर फॉर स्ट्रॉन्ग WTO एंड वी फॉलो WTO रूल्स, वी एक्सपेक्ट एवरीबडी टू यूज इट। अब मैं आपको जरा, आई वुड जस्ट लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू इन द करंट इक्वेशन। ऐसा मानना है कि इंडिया ने एक $2 ट्रिलियन का अपना वो एग्जिम ट्रेड का मेरे ख्याल से टारगेट रखा है 2030 तक, और ऐसा मानना है कि वो इंडिया भी धीरे धीरे अब ग्लोबल ट्रेड में असर्टिव होता जा रहा है। आज के 20 साल पहले तो हमारा ये परसेप्शन था कि हम चाइना वाला रूट नहीं लेंगे, हम कोई और रूट लेंगे ग्रोथ के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं से वो एम्बिशन मेरे ख्याल से जाग रहा है। और स्पेशली जब इंडिया ने अपने हित का ध्यान रखते हुए रशिया से तेल लेने से इनकार नहीं किया, जो कि एक परसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था इंडिया पर, तो उसके बाद से माना जा रहा है कि भाई इंडिया इज़ ग्रेजुअली और स्लोली रीचिंग टू दैट पॉइंट जहाँ पर ये इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल ट्रेड। आप कैसे देखते हैं? और नंबर 2 की ये पूरा इक्वेशन जो है, जिस अभी ट्रम्प का वापस आना और पॉसिबल डिसरप्शंस विच में हैपन, इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? और रशियन क्रूड का मैं ये बताऊंगा कि तो इंडिया जो है, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं डिसाइड बाय WTO और UN बॉडीज लाइक UNSC, अगर UN किसी भी कंट्री में सैंक्शन लगाता है तो इंडिया ऑनर्स दैट। बट अगर एक पर्टिकुलर कंट्री सैंक्शन लगा रहा है तो इंडिया कैन टेक इट्स इंडिपेंडेंट कॉल। इट इज़ नॉट वायलेटिंग एनी इंटरनेशनल कमिटमेंट बाय नॉट ऑनरिंग दैट सैंक्शन। तो रशिया के अगेंस्ट में तो कोई UN सैंक्शन इस तरह का है नहीं, तो इंडिया जो बाई कर रहा है इट इज़ नॉट वायलेटिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स। रशिया अगेंस्ट में जो सैंक्शन है वो US ने लगाया था, और वो भी पर्टिकुलर चीज़ों पर लगाया था। तो इंडिया इज़ वेल विद इन इट्स इंटरनेशनल राइट्स टू बाई फ्रॉम वेयरएवर इट वांट्स टू बाई। तो इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया, जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ लेंगे हम। ये ऑयल एक कमोडिटी, एनर्जी कमोडिटी, और हमारा इंपोर्ट बिल इतना अधिक ऑयल का है, तो थोड़े पैसे बच जाएँ तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। तो आई सपोर्ट दैट टोटली। इट ऑल्सो शोज़ दैट कि इंडिया जो है इज़ नॉट पिछलग्गू नहीं है US का या यूरोप का, किसी का। इंडिया कैन थिंक इंडिपेंडेंटली। तो वो जो असर्टिवनेस आई है हमारे कंट्री में, दैट्स मोस्ट वेलकम। एंड वी आर अ बिग कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 3rd लार्जेस्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी हम। तो असर्टिवनेस ज़रूरी भी है, नहीं तो अगर आप 3rd लार्जेस्ट होने जा रहे हैं और आप किसी कंट्री का मुंह देख रहे हैं तो इट इज़ नो गुड। नंबर 2 मैं कहूँगा, जो आपने एक्सपोर्ट टारगेट की बात की है, हाँ, सब लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, शायद मंत्री लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 ट्रिलियन में कहते हैं 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का होगा, 1 ट्रिलियन सर्विसेज का होगा उसमें। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जो है ना, ये इट्स डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। तो दुनिया की पोजीशन अगर ख़राब है, सब एक दूसरे ट्रेड वॉर करेंगे तो पोजीशन टफ होगी। प्लस अगर मान लो ग्लोबल इकॉनमी की रफ्तार धीमी हो गई, तब भी ट्रेड अफेक्ट करेगा। लोगों ने कपड़े जो हैं, मैं साल में 20 पहनता हूँ, यूरोपियन नेशन में अगर मैं रहता हूँ या अमेरिका में रहता हूँ, अगर थोड़ा पैसे कम है तो मैं 20 की जगह 5 पहनूंगा उसमें। तो अगर रफ्तार कम हो गई तो अपने आप एक्सपोर्ट कम होगा। तो मैं कहूँगा 1 ट्रिलियन फॉर मर्चेंडाइज, 1 ट्रिलियन फॉर सर्विसेज। आई वॉन्ट टू कॉल इट एस्पिरेशन। ये हमारी एस्पिरेशनल वैल्यू है, वी शुड मूव टुवर्ड्स दैट। और लोग कहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कम है और होना चाहिए, तो मैं इसको डिफरेंट तरह से देखता हूँ। देखो, जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, US है, इसमें एक्सपोर्ट जो है ना, इट नेवर ड्राइव्स द इकोनॉमी। एक्सपोर्ट्स इज एन आउटग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है तो एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो US में एक्सपोर्ट जो है उनकी इकोनॉमी का
11-12% केवल पार्ट है। चाइना में 18% है, हमारा भी 18-19% है। अब बोलो वियतनाम का 100% से अधिक है, चाइना और सिंगापुर का 200% है। भाई वो छोटे इकोनॉमीज़ हैं और उन्होंने जो रूल्स बनाए हुए हैं ना, उन्होंने डोमेस्टिक इकोनॉमी का ध्यान नहीं रखा है। वो चाहते हैं मल्टीनेशनल्स का वर्किंग प्ले स्कूल बन जाएँगे और जब तक मल्टीनेशनल्स को वो लो कॉस्ट डेस्टिनेशन लगेगा, तब तक होगा। और जो वैल्यू एडिशन है इन सब जगह बहुत कम होता है। तो आई एम नॉट बिलिटलिंग द अचीवमेंट्स ऑफ सिंगापुर और वियतनाम, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ट्रेड में। लेकिन इंडिया कैन नॉट एंड शुड नॉट बिकम वियतनाम और सिंगापुर। वी आर बिग इकॉनमी, हमको तो लोगों का रोजगार जनरेट करना है। पूरी इकॉनमी बढ़ेगी फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और वैसा ही हो रहा है। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स में थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इकॉनमी बढ़ रही है। जब हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, तो एक्सपोर्ट भी तो अगर 20% होगा तो उसके हिसाब से बढ़ेगा ही बढ़ेगा हमारा। बिल्कुल। कोरोना के बाद से क्लियर चाइना +1 की स्ट्रेटजी सामने आई है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ की। और बहुत सारे मतलब और उसके ठीक पहले हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ था, बहुत सारा फिर बाद में इंसेंटिव्स वगैरह भी आया। अभी आप जो स्थिति देख रहे हैं, कहीं से हम बेनिफिट हुए हैं, हम कहीं चाइना +1 वाले का अगर हम इक्वेशन देखें तो आर बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दैट? तो ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया इज नॉट वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरीज, लेकिन आंसर थोड़ा नुआंस्ड है, इतना आसान नहीं है। देखो, तो मेजर बेनिफिशियरी जो आ रहे हैं ट्रेड डेटा देखने पर, वो वियतनाम या आसियान कंट्रीज आ रहे हैं। लेकिन मैं करीब 20 सालों से अधिक से वॉच कर रहा हूँ ये ट्रेड वियतनाम, आसियान कंट्री का, इंडिया का और चाइना का। ASEAN countries mostly are in outgrowth of China's supply chains. They are very efficient economies. Most of them, Vietnam is very efficient, Thailand is very efficient, Indonesia is also efficient, Malaysia is efficient. But in this China +1 narrative, in many cases, things are still being manufactured in China, most of it, and final processing is done in Vietnam or Thailand. That's why they are seen to be gaining most. Now, if we do a detailed analysis, how much of it is totally Vietnam made or Thailand made, then we can say that businesses have shifted. No, a part of the product production has shifted. So products are still being made in China. Outer final processing is being done there. So product is made in semi-finished in China, finished in Vietnam and exported to US. US trade data will record it as Vietnamese product. और हम कहेंगे कि वियतनाम ने सबसे ज़्यादा गेन किया है, इंडिया ने कम गेन किया, बिल्कुल ठीक है। बट वो वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, तो यूएस ने शायद इस बात को पकड़ लिया है। तो मिस्टर ट्रंप ने मार्च में इसी साल ये कहा कि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं जो यूएस का टैरिफ से बचने के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं और कहीं, चाहे मेक्सिको हो चाहे आसियान कंट्री हो, तो वो दे विल हैव टू फेस प्यूनिटिव टैरिफ्स अगेन, दे कैन नॉट एस्केप दिस। मैं कहूँगा कि थ्योरेटिक ऑन पेपर आसियान इकोनॉमीज हैव गेन फ्रॉम चाइना +1, लेकिन वो उन गेन में कितना ट्रू गेन है और कितना दे आर जस्ट गेनिंग बिकॉज चाइना वांट्स देम टू गेन बिकॉज ऑफ यूएस रिस्ट्रिक्शंस। अब ये देखना पड़ेगा यूएस रिस्ट्रिक्शन हटते हैं तो इसमें कितना चाहिए चाइना वापस ले लेता है। तो फाइनली ये कहूँगा कि हमें थोड़ा डीपर इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा भी कुछ मतलब इंडिया में भी उसकी वजह से कुछ इंक्रीमेंट जो भी हम एक्सपोर्ट्स में जो देख रहे हैं पिछले 3-4 साल में, जो भी एक जंप रहा है, मॉडेस्ट स्केल का ही रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, अब जैसे सुनने में आता है कि एप्पल ने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कर दिया और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी भी बहुत सारी यहाँ पर जो हैं वो धीरे धीरे करके वो एक्सपोर्ट सेंट्रिसिटी उनकी कुछ बढ़ रही है। तो जो चीज़ें हम पहले पूरी चाइना से इंपोर्ट करते थे, आज हमने कंपोनेंट और सब असेंबलीज इंपोर्ट करके चाइना से, वियतनाम से, थाईलैंड से इंपोर्ट करके हमने अपने यहाँ असेंबलिंग शुरू कर दी है। तो फॉर एग्जांपल जो एप्पल या बाकी सैमसंग या बाकी लोगों के जो स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, वो दैट इज़ दिस मॉडल। हम पहले पूरा इंपोर्ट करते थे, आज हम अपने यहाँ बना रहे हैं, बट वैल्यू एडिशन ऑफ कोर्स 5 से 20% तक ही है और वी होप कि धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसे ही कंट्री आगे बढ़ाते हैं। सिमिलरली सोलर पैनल्स में हम सोलर सेल्स इंपोर्ट करते हैं मोस्टली, और उसको हम असेंबल करते हैं, सोलर पैनल्स बनाते हैं। पहले हम पूरा इंपोर्ट करते थे। तो अभी हमने थोड़ा सा बेबी स्टेप्स लेनी शुरू किए हैं मेक इन इंडिया में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्स टाइम, और हम थोड़ा बहुत अपने यहाँ डीप मैन्युफैक्चरिंग तरफ ध्यान देंगे तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इंडिया के बारे में एक कहीं ना कहीं पे एक परसेप्शन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन रहा है कि वी मिस्ड
द मैन्युफैक्चरिंग बस। हम क्या फिर से वापस उस मतलब हम कुछ कैचअप कर सकते हैं उस डायरेक्शन में? तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग तो हर समय की रिक्वायरमेंट है। कोई बस वस ये तो लिखने में अच्छा लगता है, बोलने में ओके, अच्छा लगता है। करना। देखो, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि कैसे चाइना बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ फुल सपोर्ट फ्रॉम यूएस। हमने एप्पल की बात की, कैसे उनके इंजीनियर से हैंड होल्ड किया, फुल सपोर्ट। तो चाइना इतना बड़ा बना, क्रेडिट टू चाइनीज पॉलिसी, चाइनीज लीडरशिप, ऑल प्रेज फॉर देम। और बट इट वाज ए प्लॉय नॉट ऑफ चाइना बट बिकॉज यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स वांटेड दिस, है ना। इंडिया को रिटेनिंग इट्स सॉवरेनिटी, अपने आप आगे बढ़ना है। तो रास्ते आगे बढ़ने के वही हैं जो और देशों ने अपनाए, जो कोरिया जापान ने अपनाए हैं और जर्मनी ने अपनाए हैं। R&D करो, इनोवेशन करो, अपना प्रोडक्ट डेवलप करो और बढ़ो आगे। दैट्स द ओनली वे, इट टेक्स टाइम, लेकिन हमको वही एक रास्ता है करने का, और कोई रास्ता नहीं है। ट्रम्प फेवरेबल हो सकते हैं इंडिया के लिए? नहीं, मैं गेस नहीं लेना चाहूँगा। ही इज़ टू अनप्रेडिक्टेबल। ही इज़ वेरी यूएस सेंटर्ड, ही वांट्स टू सी यूएस एवरीवेयर। और मुझे नहीं मालूम, वो पर्सनली तो लगता है कि मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पॉलिसीज़ में कैसे रहेंगे, नहीं, ही इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। एक दूसरा सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूँगा कि इंडिया FTAs को फिर से मतलब रीनेगोशिएट कर रहा है, नई पॉलिसीज बन रही हैं उस पर। उस रूट जो लिया है इंडिया ने, उस पर क्या कहेंगे आप? तो FTA हमारे यहाँ का आज एक मेजर एक्सपोर्ट प्रमोशन टूल बन चुका है। हमारे अभी तक 14 हमने FTA साइन किए हैं करीब 25 कंट्रीज़ के साथ में। और अभी हम 7 या 8 मेजर FTA नेगोशिएट कर रहे हैं 50 से अधिक कंट्रीज के साथ में। 27 तो अकेला यूरोपियन यूनियन ये कंट्रीज में उसमें हो जाते हैं। IPEF जिसमें US के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, 15 कंट्री उसमें है। तो आज करीब 30% ट्रेड हमारा FTA पार्टनर कंट्रीज़ के थ्रू हो रहा है। उसमें थोड़ा FTA के अंदर है, थोड़ा FTA के बाहर है, बट 30% ट्रेड पार्टनर कंट्री साथ में हो रहा है। ये संख्या बढ़ के 50 से अधिक हो जाएगी, हम जो नेगोशिएट कर रहे हैं सारे हो जाएंगे। तो FTA एक बड़ा हमने सोचा है कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ज़रूरी है FTA, इसलिए गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, तो अभी तक का कुछ वो वैसा इंडिकेशन आया है कि वो दैट इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, जो अभी जो करंट इक्वेशन है उसके लिहाज से वो दैट इज इन अलाइनमेंट ऑफ व्हाट इंडिया रियली नीड्स टू डू? तो कोई डीप स्टडी FTA के कॉन्सिक्वेंसेस पर हुई नहीं है। आई विश कि गवर्नमेंट इश्यूज ए वाइट पेपर, लेकिन मोटा-मोटा ट्रेड डेटा अगर देखें तो हमारी ट्रेड डेफिसिट FTA पार्टनर कंट्री साथ में काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि हमने जो FTA किए हैं काफ़ी एफिशिएंट इकोनॉमीज़ के साथ में किए हुए हैं। UAE एक एग्जांपल है। नहीं, UAE नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जापान, कोरिया, आसियान कंट्रीज़, दे आर ऑल एफिशिएंट, सुपर एफिशिएंट इकोनॉमीज़। तो उनके हमने FTA किए थे 2010-11 में। उनसे हमारा ट्रेड एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है। ओके। UAE अभी 2 साल पहले किया था, उसके बारे में ट्रेड के बारे में बात करना ठीक नहीं है। बहुत छोटी अवधि है उसके उस लिहाज से। अभी जो यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट पर जो इन दोनों की मुलाकात हुई रशिया में, और उसके बाद से फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया, दे टुक ए पॉजिटिव स्टेप। इंडिया और चाइना का आप कैसे देख रहे हैं? जब चूंकि चाइना हमारा सबसे बड़ा बायलैटरल पार्टनर है, तो अभी की जो स्थिति बनी हुई है, और एक हो सकता है अगर US हॉस्टिलिटी बढ़े आगे आने वाले समय में, और एक जिस तरीके से उन्होंने नियर शोरिंग और ये सब शुरू कर दिया है, वैसी स्थिति में इंडिया चाइना के बीच में क्या मतलब चीजें स्मूथ रहेंगी बिजनेस फ्रंट पे, ट्रेड फ्रंट पे? अभी जो भी पॉजिटिव बात हो, लेकिन थोड़ा सा वो बिकॉज ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट थोड़ा सा एक मिसट्रस्ट है हमारे मनों में। अगर वो मिसट्रस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, तभी दोनों कंट्रीज बिल्कुल आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन मिसट्रस्ट तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये मिसट्रस्ट की वजह से हमारा बिजनेस बिल्कुल नहीं रुका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं निकाली जहाँ पर हमने ट्रेड रोकने की बात की है। गलवान के बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कहा कि जो हमारे बॉर्डर नेशंस हैं इंक्लूडिंग चाइना, वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आएंगे उनको हम ऑफ कोर्स स्क्रीन करेंगे, रोकेंगे नहीं, स्क्रीन करेंगे, हम केस टू केस अलाउ करेंगे। बट जो इम्पोर्ट्स हैं वो तो हमने कभी रोका ही नहीं। आप देखो कि हमारा जो ट्रेड है 10 साल पहले था $65 बिलियन, सॉरी इम्पोर्ट जो था चाइना से $65 बिलियन था, आज $101 बिलियन है। और हमारा जो एक्सपोर्ट्स था उनको,
वो 2019 में 16 बिलियन था, 16.5 आज भी उतना ही चल रहा है ऑलमोस्ट। तो इम्पोर्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं रोक रही है। हमें उनकी चीज़ें चाहिए भी और हम नहीं रोक रहे हैं, तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो भी हो सॉल्व हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन ट्रेड में तो कोई भी रुकावट आई नहीं। क्योंकि बीच में इस तरह का संकेत मिलता है कि भाई उनके स्टार्टअप्स को हम यहाँ के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करने देंगे, और बहुत इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन, मतलब गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया, ये बात सही है कि मतलब बिल्कुल कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिया गया है, लेकिन इस तरह का संकेत है। बट हैविंग सेड दैट, जैसा कि आपने एम्फसाइज किया कि वो बायलैटरल ट्रेड है, उसके फिगर में कोई कमी नहीं आ रही है। बिल्कुल आप ठीक करें, काफ़ी बातें होती हैं जो बातों के लेवल पे ही रह जाती हैं, डिसीजंस राइटफुली नहीं होते हैं, क्योंकि ये थिंकिंग प्रिवेल करती है कि ट्रेड इज़ गुड और हमें शायद ज़रूरत है अभी, और धीरे-धीरे हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं, उसमें चाइनीज़ कंपोनेंट्स भी लग रहे हैं, सब असेंबलीज़ भी लग रही हैं। तो शायद सेंसेस ये थिंकिंग ये है कि हमें अभी ज़रूरत है, जब तक ज़रूरत है लेट इट फ्लो फ्रीली। So things remaining normal, आप देखते हैं इंडिया विल कंटिन्यू टू टेक इंडिपेंडेंट स्टैंड जैसा ले रहा है अब पिछले 3-4 सालों में। आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया पिछले 3-4 क्या 10 सालों से जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है, किसी भी बड़ी पावर को लेना भी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे भी ये करूंगा, क्योंकि इस सेंचुरी के बारे में कहा जाता है कि वो एशियन सेंचुरी हो सकती है, उस बात का पोटेंशियल दिखता है, उस बात की संभावना दिखती है। आपको लगता है चीज़ें उस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं? अगर यूएस ज़्यादा स्टिफ हो जाता है या ज़्यादा हार्ड डिसीजंस लेता है तो प्रॉब्ली वो इस कॉज को और सपोर्ट ही कर देगा। अगर हम मिलिट्री वाइज छोड़ देते हैं, केवल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द हैपनिंग्स आर इन एशिया। चाइना इज़ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जापान, कोरिया टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, ताइवान सेमीकंडक्टर में सबसे आगे है, इंडिया सेकंड रैंक इंजीनियरिंग में बहुत आगे है, हमारा वेरी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बेस भी है। और यूरोप तो उनकी टेक्नोलॉजी में एक समय में आगे हुआ करते थे 50 साल पहले, अभी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना अधिक है, अभी वो लोग फंस गए हैं, वो अपने सारे रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक-एक रेगुलेशन निकालते हैं 1-1 हज़ार पन्ने का, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स मोड में चले गए हैं एंड दे विल सफ़र बैडली, कॉम्पिटिटिवनेस उनकी कम हो गई है। यूएस मैन्युफैक्चरिंग से तो मिडिल लेवल मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, वो तो एग्रीकल्चर में सुपर पावर है या फिर सुपर हाईटेक है और डिजिटल में है। जो हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग है मिडिल लेवल की, वो सब तो चाइना में है। तो मैं कहूँगा हो कहाँ रहा है जब। और आज ही मैंने एक पढ़ा ट्वीट कि यूरोप कह रहा है कि हम चाइना से कोई भी इन्वेस्टमेंट लेंगे अपने यहाँ, तो चाइना हैज़ टू सप्लाई टेक्नोलॉजी टू अस। तो मुझे बहुत हँसी आई। ये बातें तो चाइना या हम लोग करते थे कि भाई हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। अभी डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री से कह रहे हैं टेक्नोलॉजी सप्लाई करो। तो देखो एशियन सेंचुरी है तो टेक्नोलॉजी किसके पास में है? जापान के पास में है, चाइना के पास में है, कोरिया के पास में है, इंडिया के पास होपफुली जल्दी होगी, वी होप सो, नॉट विद द यूरोप। तो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, वेरी हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटली दे आर ग्रेट, but rest manufacturing, everything is happening in Asia only. It's an Asian century truly. So I mean, in the end, we could say that we will have to wait to see what is really how the international trade scenario is going to unfold in the next 4-5 years, and there could be a major churning. जो आप जैसे indicate कर रहे हैं कि अगर US और या फिर developed countries वेस्ट का अगर वो और हार्ड डिसीजंस लेता है तो हम एशिया में कुछ मेजर एक्शन देख सकते हैं। बट मुझे लगता है हमें ये सब वेट नहीं करना चाहिए। हमको तो जब कोई जैसा कह रहा है उतना कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स करना चाहिए। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ छोटा सा इसमें। तो यूएस ने 2019 में हमारे स्टील एल्युमिनियम पर टैरिफ लगा दिया एक्स्ट्रा। चाइना पे लगा था, हमारे ऊपर भी लगा दिया और कंट्री पे लगा दिया। तो हमने उनसे कुछ नहीं किया। हम लोगों ने कैलकुलेट किया उस टैरिफ कितना क्वांटम, कितना वैल्यू का हमें नुकसान हो रहा है, और वो कैलकुलेट किया गया एक्सेल शीट के ऊपर, और हमने यूएस के 39 सेपरेट आइटम आइडेंटिफाई किए और उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया हमने, और वो टोटल उस टैरिफ का उतना ही था इतना वो हमारे ऊपर लगा रहे थे। वेरी कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स। तो इंडिया शुड कीप कूल, शुड नॉट कीप फॉलोइंग ऑल द ट्रेंड्स। हमें अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, अपने आप को अच्छा करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस बनाना है, so that world can see it as a great manufacturing place and services place। बड़ी कंपनी हमारे यहाँ आए और हमारी कंपनी भी आगे बढ़े, और इंटरनेशनली डोंट प्लान फॉर एनीथिंग। जब जो जैसा करता है आप उसका कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दे दीजिए, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा।
ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू।